Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily News Analysis and Explanation. So today is Monday and date is 2nd May. हम कवर करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स को. बाकी अगर आपको नहीं पता तो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसके अंदर मैं आपको सारी ये पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर देता हूँ. तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. मैं आपको दिखा देता हूँ. ये रहा आपको टेलीग्राम ग्रुप और इसके अंदर आपको पुरानी सारी पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएंगी और सारे लिंक्स वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं. तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. इसका लिंक नीचे दिया हुआ है. और सॉरी फॉर दैट कि मैं सीरीज़ ये ऑलमोस्ट 10 डेज़ हो चुके हैं मेरे को स्टॉप करे हुए. तो एक्चुअली मेरी कॉलेज स्टडीज़ में मैं थोड़ा सा ऑक्यूपाइड था तो उसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा था. बट अब मैंने एक वे फिगर आउट कर लिया है. मैं आपको आज की वीडियो के बाद पूछूंगा. अगर आपको आज की वीडियो का वे अच्छा लगता है कवर करने का, बहुत ही शॉर्ट में वीडियो रखूँगा और आपको सारा कुछ ऑलमोस्ट समझ में आ जाएगा. बट उसके बाद जो डेटा होता है वो मैं बहुत ज़्यादा क्रंच करके बता रहा था अपनी वीडियोज़ के अंदर, वो मैं नहीं बता रहा हूँ. उससे आपका एक यूजलेस टाइम मतलब वेस्ट होता है टाइम एक तरीके से. तो मैं वो चीज़ एलिमिनेट कर दूंगा यहाँ से. अगर आपको ठीक लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा. अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से. जीएसटी कलेक्शन इन अप्रैल टच ऑल टाइम हाई ऑफ 1.68 लाख करोड़ रुपीज़. अब यहाँ पर क्या है, जीएसटी कलेक्शन आप सभी को पता है एक बहुत ही बड़ी मतलब एक तरीके से मेट्रिक है एक इकोनॉमी को इवेलुएट करने की. तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आप समझ सकते हैं कि जीएसटी ही मेजर आज की डेट में टैक्स है और बाकी टैक्सेस तो बहुत ही छोटे हैं क्वांटिटी और मेट्रिक्स के अंदर. तो जीएसटी कलेक्शन आपका सबसे पहली बात तो पॉजिटिव होना ही चाहिए कि इकोनॉमी के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं. इनडायरेक्ट टैक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर इंडिया की बात करें तो मार्च के अंदर ही अपना सबसे रिकॉर्ड ब्रेक रहा था. जो ये वाला मार्च है इसके अंदर जीएसटी कलेक्शन रहा था 1.42 लाख करोड़ रुपीज़. इससे ऊपर जाने की बहुत ही कम एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि स्टॉक मार्केट भी नेगेटिव परफॉर्म कर रहा था और बिजनेस एक्टिविटी में भी थर्ड वेव आती है हमें दिख रही है आजकल और वो सब चीज़ें. तो पर उस सभी के चलते भी क्या हुआ है, यहाँ पर अपना ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है जीएसटी कलेक्शन अप्रैल के अंदर और उन्होंने रीच कर लिया 1.68 लाख करोड़ के पॉइंट को. और ये पहली बार है जब 1.5 लाख करोड़ का एक साइकोलॉजिकल हाई पॉइंट कवर हुआ है. मतलब साइकोलॉजिकली एक 1.5 सी फिगर अच्छी लगती है इसलिए यहाँ पर उसको मेंशन किया हुआ है. रेवेन्यूज हो चुके हैं 20% अप. यानी कि टोटल अगर हम रेवेन्यू जो गवर्नमेंट का है उसकी बात करें जिसके अंदर जीएसटी एक पार्ट है तो वो आपका 20% अप चला गया है पिछले साल से. और 25,000 करोड़ मोर देन मार्च कलेक्शंस. तो मार्च के यहाँ पे लिखा है मार्च क्योंकि यहाँ पर इससे पहले सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कब था तो पिछले मार्च के अंदर ही था और सीधा वहाँ से 25,000 करोड़ रुपीज़ का जंप आया जो कि काफ़ी बड़ी बात है और इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही लॉजिकल रीज़न अभी आगे देखने को मिलेगा. और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एक्टिविटी ये दर्शाता है एंड मल्टीपल हेडविंग्स एंड बेटर टैक्स कंप्लायंस. तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इन सब चीज़ों के चलते जो अपना यूएस में चीज़ें हुई, यूक्रेन में चीज़ें हुई, उन सब के चलते हुए आपका ये था एक्सपेक्टेड कि नहीं चलेगा, नेगेटिव मार्केट परफॉर्म करेगा, ज़्यादा लोग ये रिटर्न्स नहीं भरेंगे. बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ. उसके बावजूद भी डिस्पाइट जो लिखा है उसके बावजूद भी आपका इंक्रीज़ आया बड़ा. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं. अब यहाँ पर रीज़न बहुत ही अच्छा रीज़न है. अगर यही ट्रू रीज़न है इसको आइडेंटिफाई करने का हमारे लेवल पे हमारे पास कोई मेजर नहीं है बट हाँ हम ट्रस्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एक्शन टेकन अगेंस्ट एरेंट टैक्स पेयर्स आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो यहाँ पर जो मैंने आपको थोड़े दिनों पहले बताया था कि जो लोग ये रिटर्न्स नहीं भरते जीएसटी की और इनकम टैक्स की, उनके अगेंस्ट जो सीबीडीटी और सीआईएसटी है वो आपके नए नए सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं. नए नए मतलब सॉफ्टवेयर ही कहना चाहिए, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसके थ्रू वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन पर्सन है जो यहाँ पर टैक्स को इवेड कर रहा है, टैक्स नहीं पे कर रहा है जबकि उसको करना चाहिए. तो यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर है ये यहाँ पर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो गया है ऐसा मिनिस्ट्री के मिनिस्टर का कहना है. द मिनिस्ट्री ऑल्सो एट्रीब्यूटेड. तो ये बोल रहे हैं यहाँ पर. और अब जो टोटल रिटर्न्स पहुँच गई हैं वो 10.6 मिलियन पर पहुँच गई है. पिछली बार से अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा ये मतलब नंबर में इंक्रीज़ आया अगर आप मार्च से भी कंपेयर करते हैं तो बेसिकली इस वजह से ये पूरा आपका ये बढ़ा है और ये आप समझ सकते हैं कि काफ़ी पॉजिटिव बात है. आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर. फर्स्ट पेज के अंदर की मिनिस्टर सेट टू हेडलाइन ईटी अवार्ड्स नाइट. तो ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है. मैंने एक छोटा सा क्रॉस मारा हुआ है ऊपर. तो ये आपका क्या है, इकोनॉमिक टाइम्स जैसे हमने थोड़े दिनों पहले एक स्टार्टअप बेस्ड अवार्ड्स देखे थे इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से, ऐसे ही अब एक बड़ी कंपनीज के लिए अवार्ड्स हैं. तो उसका नाम है आपका इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड्स फॉर कॉर्पोरेट एक्सीलेंस. तो ये अवार्ड्स हैं, इसको आपके हेड कर रहे हैं राजनाथ सिंह और निर्मला सीतारामन. निर्मला सीतारामन के बारे में आपको आई होप पता ही होगा. राजनाथ सिंह के बारे में ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं आज के टाइम पर. और बाकी आप चाहें तो थोड़ा बहुत यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं. बाकी हम आगे चलते हैं. अब ये बेसिकली आपको बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली न्यूज़. और अब थोड़े दिनों बाद आपका क्या होगा कि अवार्ड्स के जो नॉमिनीज होंगे और जो विनर्स होंगे वो भी आर्टिकल्स के अंदर आ रहे होंगे जो कि मतलब कई बार मैं अगर लीव करता हूँ तो कई लोगों को लगता है कि ये रेलेवेंट था बट बिल्कुल भी ये रेलेवेंट आपका नहीं रहेगा. आगे चलते हैं हम मेन न्यूज़ के ऊपर. ये प्योर पॉलिटिक्स को स्किप करते हुए.
तो यहाँ पर आपकी न्यूज़ आ जाती है, ये भी मेन न्यूज़ नहीं है एक्चुअली, ये आपकी बिल गेट्स का इंटरव्यू लिया इकोनॉमिक टाइम्स ने, जो कि वैसे बहुत बड़ी बात है, अगर आपको थोड़ा टाइम है आपके पास तो आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल सा इंटरव्यू लगेगा आपको। अब बाकी देखते हैं, इंडियाज़ वैक्सीनेशन रिकॉर्ड वन ऑफ द बेस्ट फॉर इट्स इनकम लेवल। तो यहाँ पर इनकम लेवल से कंपेयर करते हुए बता रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव इंडिया की गवर्नमेंट पुल ऑफ कर पाई बहुत ही अच्छी है, और इससे मतलब कोविड का जो यहाँ पर केसेस कम हुए वो सब हुआ, तो वो वेव्स जो हट गई एक तरीके से, वेव्स एलिमिनेट हो गई, तो वो सब चीज़ें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं इस पूरे आर्टिकल के अंदर। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ हो जाती है। ISMC टू इन्वेस्ट 3 बिलियन टू सेटअप कर्नाटका के TAKA जो लिखा है इसका मतलब है कर्नाटका चिप यूनिट। तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं फर्स्ट वर्ड ISMC क्या है। तो ISMC का फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर कंसोर्टियम। तो ये एक कंसोर्टियम है। कंसोर्टियम का मीनिंग मैं आपको लिटरल मीनिंग ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसोर्टियम का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ कंपनीज दैट वर्क क्लोजली टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। आप अगर आपने अलायंस वर्ड सुना हो तो आप इसे अलायंस बोल सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि ISMC क्या है। तो ISMC आपका एक जॉइंट वेंचर कंपनी है, आबू धाबी में बेस्ड एक कंपनी नेक्स्ट ऑर्बिट वेंचर्स, ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, और इसके साथ साथ इसराइल का टावर सेमीकंडक्टर। ये दो कंपनीज होंगी आपकी, नेमली नेक्स्ट ऑर्बिट वेंचर्स जो कि आपकी आबू धाबी से, दुबई से है ऑलमोस्ट, मतलब याद रखने में आपको ईजी रहेगा। सेमीकंडक्टर टावर सेमीकंडक्टर इसराइल से है। तो इन दोनों कंपनी से एक जॉइंट वेंचर है जो इसमें काम करेगा, और यहाँ पर ISMC के थ्रू वो काम करता है। तो उन्होंने क्या काम किया, संडे को ही उन्होंने अनाउंस किया है कि वो 3 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे होंगे एक सेमीकंडक्टर चिप मेकिंग प्लांट में। सेमीकंडक्टर आप समझ सकते हैं क्या होता है ये, मतलब आजकल तो इतनी शॉर्टेज और ये सब चल रहा था पहले जिसका, अभी ठीक हो चुका है, और ये आपकी कार्स के अंदर यूज़ होता है, ACs के अंदर यूज़ होता है, जो जनरली मतलब इस टाइम पे रिक्वायर्ड होता है, और बहुत सारी और भी आर्टिफिशियल चीज़ों के अंदर यूज़ होता है। अब इसके अंदर क्या है कि जो कर्नाटका के अंदर इसका प्लांट एक सेटअप है उसके अंदर ये करने वाले हैं, और एक गवर्नमेंट बेस्ड प्लांट है, तो इसकी बात हम नीचे करेंगे। और ISMC इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन आबू धाबी, ये मैंने ऊपर देख लिया है, मतलब मैंने आपको दिखा दिया था गूगल पर। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू ऐड अबाउट 1500 डायरेक्ट जॉब्स। तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर काफ़ी बड़ा वो लेके आएगा कर्नाटका के अंदर, ऑलमोस्ट 1500 न्यू जॉब्स लेके आएगा व्हेन इट इज़ फुल्ली इम्प्लीमेंटेड। तो यहाँ पर ISMC का जो डायरेक्टर हैं वो है आपके अजय जलान, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो इन्होंने जो आपका MOU साइन किया है EV रमना रेड्डी। अब MOU क्या होता है, मतलब एक अग्रीमेंट, आप इसे बेसिक भाषा के अंदर बोल सकते हैं। तो अग्रीमेंट साइन किया है EV रमना रेड्डी के साथ, और ये क्या है, ये आपके चीफ सेक्रेटरी हैं। सेक्रेटरी मतलब होता है सेक्रेटरी, अगर आपको नहीं पता तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर सबसे बड़ी टर्म होती है कैबिनेट सेक्रेटरी। तो कैबिनेट सेक्रेटरी से जस्ट नीचे होता है सेक्रेटरी। तो मतलब ऑलमोस्ट सेकंड हाईएस्ट पोस्ट है ब्यूरोक्रेसी के अंदर। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, ब्यूरोक्रेसी होती है जो एक मतलब लॉजिक बेस्ड सिस्टम से अपॉइंट हुई होती है गवर्नमेंट, और मतलब ऐसे वो इलेक्शंस पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, और ऑफिशियल वर्क पूरा वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये मैंने आपको बहुत ही ऐसे ब्रेक डेफिनेशन दी है, क्योंकि आपको समझ में आने के लिए मैं गूगल वाली डेफिनेशन यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी की नहीं दे सकता, वो फिर मतलब मेरे लेवल पर भी वो काफ़ी हाई डेफिनेशन है। तो यहाँ पर EV रमना रेड्डी ये आपके चीफ सेक्रेटरी हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। ये आपका एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हुआ, सेक्रेटरी के भी थोड़ा नीचे। तो उन्होंने ये दिया है, और ये आपके इंडस्ट्रीज और IT और BT डिपार्टमेंट्स के हैं। अब IT तो आपको पता होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और BT का मतलब है यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी। तो ये आप यहाँ पर नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो इनके साथ इन्होंने MOU साइन किया है पूरा। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा, और हम आगे चलते हैं। अब हम आगे 80 मार्क्स वाले सेक्शन के ऊपर, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है, आपको इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। मतलब अगर आप पूरे आपको नहीं मिल रहा टाइम पढ़ने का पूरा पेपर, तो आप सिर्फ ये सेक्शन भी उठा के पढ़ सकते हैं, तो आपका मतलब मोटा मोटा काम बन जाएगा अगर आप मार्केट से रिलेटेड ट्रेडिंग करते हैं, कुछ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं LIC कुड बी अ गुड लॉन्ग टर्म होल्डिंग। तो यहाँ पर बेसिकली पूरे आर्टिकल के अंदर LIC के बारे में ऑलमोस्ट अच्छी अच्छी बातें लिखी है, और यहाँ पर बीच में आपकी इशू की डिटेल्स हैं। जो LIC का IPO आ रहा है, आप आई होप आपको पता होगा LIC का IPO आ रहा है, एंड ये आपकी इशू डेट्स रहेंगी March 4 to 9, और इशू प्राइस रहेगा 902 to 949। बहुत ही एक अच्छी बात है कि रिटेल लोगों को इसके अंदर डिस्काउंट मिल रहा है 45 रुपीज़ पर शेयर का, अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और ये आपका पॉलिसी होल्डर अगर आप हैं, LIC की आपके पास पॉलिसी है, तो आप उस पॉलिसी नंबर के थ्रू अगर आपका कोई डीमैट अकाउंट कनेक्टेड है, तो उसके अंदर आपको 60 पर शेयर का डिस्काउंट मिलेगा। अगर मतलब LIC की पॉलिसी ऑलमोस्ट हर घर में सबके पास होती है,
तो अब मैं प्रेफर करूँगा कि आप इससे ही इन्वेस्ट करें। बट मतलब इसके डाउन साइड्स भी हैं कि पॉलिसी होल्डर्स सभी इन्वेस्ट करेंगे तो उस कोटा के अंदर बहुत ही कम चांसेस हैं आपको मिलने का, तो आप रिटेल के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं थोड़ा कम डिस्काउंट पर। मतलब ये जो भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बातें रेलिवेंट है, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। इशू साइज आपका रहेगा 21,000 करोड़ ऑलमोस्ट, और इसके लिए गवर्नमेंट अपनी 3.5% इक्विटी को डाइल्यूट कर रही है LIC कंपनी के अंदर। आप उसकी वैल्यूएशन समझ सकते हैं, वैल्यूएशन बहुत ही इसकी हाई हो जाती है, मैं भी कैलकुलेट करके भी नहीं बताऊंगा आपको। अब यहाँ पर इन्होंने इस पूरे आर्टिकल के अंदर 2-3 बातें कही हैं इन डिटेल्स के अलावा। तो पहली बात आपकी यहाँ पर आ जाती है, पहली बात है आपकी वैल्यूएशन से रिलेटेड। तो वैल्यूएशन के मैंने आपको बताया है कि किसी भी कंपनी की आप वैल्यूएशन करते हैं तो आपको एक अजम्पशन लेनी पड़ती है कि कितने परसेंटेज से कंपनी ग्रो करेगी फ्यूचर्स के अंदर, मतलब फ्यूचर के अंदर। तो वो एक अजम्पशन होती है, वो बहुत ही क्रिटिकल होती है पूरे वैल्यूएशन निकालने के लिए, पूरी वैल्यूएशन उस पर बेस्ड होती है। तो यहाँ पर इसी मतलब परसेंटेज के लिए 2 मेथड जिन्होंने लगाए हैं, जिसके अंदर IEV एक है, इंडियन एम्बेडेड वैल्यू, और दूसरा है VNB, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस। तो इन दोनों से अगर हम देखें तो इसके जो मार्जिन आते हैं वो बहुत ही बड़े आते हैं, और यहाँ पर आपको दिखेगा इट इज़ हाउएवर एक्सपेंसिव बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस। इट इज़ का मतलब ये रेफर कर रहे हैं IEV वाली मेथड को। तो IEV वाले मेथड से जो वैल्यूएशन निकली थी वो एक्सपेंसिव लग रही है, यानी कि उसके हिसाब से जो शेयर्स हैं वो ज़्यादा भी वैल्यू पे हैं, और वो इन्होंने कंपेयर किया है VNB से। तो VNB अगर हम बात करें तो VNB ऑलमोस्ट सही बताता है जो आपका इनका अभी करंट प्राइस चल रहा है। बट जो IEV वैल्यू से अगर हम करते हैं, मेथड से वैल्यूएशन करते हैं, तो वो इसको एक्सपेंसिव बताता है। तो ये सब बातें यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसका कोई वो कंक्लूजन हम नहीं निकाल सकते कि कौन सा मेथड बेटर है, वो मतलब सबके यूज़ केस पर डिपेंड करता है। आप इन दोनों मेथड्स को स्टडी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं पूरी डिटेल में इसको समझना। बाकी देखें तो यहाँ पर LIC कमांड करता है 61% शेयर इन GWP। GWP एक बहुत ही अच्छा टर्म है, आपको समझना चाहिए। GDP का मीनिंग GWP का मीनिंग है आपका ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम्स। तो ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम्स का मीनिंग होता है, जैसे हम लेमन लैंग्वेज के अंदर बोल देते हैं कि लिखित में कितनी चीज़ आई, तो लिखित जो हुआ वो आपका रिटर्न में कन्वर्ट हो गया इंग्लिश के अंदर, और ग्रॉस यहाँ पर लग गया। ग्रॉस का मीनिंग हुआ कि जितना आपने प्रीमियम बस आया उतना ही कैलकुलेट कर लिया हमने। इसके अंदर जो हमने कमीशन देनी पड़ी, जो सेल्स पर्सन है LIC का, जो पॉलिसी वाले सेल्स पर्सन होते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। फिर आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट आई वो सब आई, वो सब हमने रेडियोस इसके अंदर से नहीं किए। हमने बस जितना प्रीमियम आया था वो पूरा देख लिया है। जैसे हम एक नॉर्मल बिजनेस के अंदर सेल्स कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम कॉस्ट माइनस करते हैं, फिर वो प्रॉफिट आता है। तो जो सेल्स पार्ट होता है वो आपका एक तरीके से ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम है LIC के लिए। तो ये बहुत ही मतलब मैंने काफ़ी डम डाउन कर दिया इसको। आगे चलते हैं। इट इज़ द 10th लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर 10th लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है वर्ल्ड के अंदर, और ये मैंने एक पॉइंट हाईलाइट किया है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आपको इस पूरे के अंदर दिख जाएंगे, जिसके अंदर LIC का ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही बातें करी हैं, क्योंकि मतलब आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी कंपनी है तो इसके बारे में ऐसे क्रिटिकल होना कोई अच्छी बात भी नहीं है। While the listed private sector peers are far smaller in size, they have been growing faster। तो यहाँ पर आप ये अब देख सकते हैं, छोटी सी बात लिखी आगे कि SBI लाइफ और अगर आप HDFC लाइफ से कंपेयर करते हैं तो ये दोनों क्या है कि इन दोनों का साइज़ बहुत ही छोटा है। मतलब जिस कंपनी का 3.5% शेयर 21,000 करोड़ का हो, SBI लाइफ और HDFC लाइफ दोनों कंबाइन होकर भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो मतलब अगर हम इनसे कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या है कि LIC ऑलरेडी बहुत ही बड़े स्टैंड पॉइंट पे है, बहुत ही मतलब दूर है आप कह सकते हैं इनके जर्नी से, तो वो है। बट दूसरी बात ये है कि यहाँ पर इनका जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा है। अब यहाँ पर ये जर्नली होता ही है कि अगर कोई कंपनी छोटी है तो उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अगर आप देखेंगे, अगर आप इन्हीं कंपनीज को स्टार्टअप से कंपेयर करेंगे, जैसे SBI लाइफ को आप किसी इंश्योरेंस बेस्ड स्टार्टअप से कंपेयर करेंगे, तो इंश्योरेंस बेस्ड स्टार्टअप का ग्रोथ रेट हो सकता है अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ज़्यादा होगा। तो मतलब ये कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा इररिलेवेंट सा लगता है मुझे तो पर्सनली, बट जो भी है मैंने जो पॉइंट था वो आपको पूरा यहाँ पर कवर कर दिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो मतलब आपके लिए पर्सनल इफेक्ट हो रहा है, पर्सनल अटैक हो रहा है आपके ऊपर। तो ये देख सकते हैं आगे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं वीडियो पॉज कर। सो यहाँ पर हमारी न्यूज़ आ जाती है, न्यू मार्जिन रूल्स लाइकली टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग। तो यहाँ पर बेसिकली न्यू मार्जिन रूल्स की क्या बात कर रहे हैं। तो अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट हो जाती है बात, क्योंकि ये आज ही से इंप्लीमेंट होने वाली है, मंडे से ही इंप्लीमेंट होने वाली है। तो जब मार्केट आपका ओपन होगा मतलब तब से ही ऑब्वियसली इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो इसके अंदर अब हुआ क्या है, पहले अगर आपको लेवरेज ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट नहीं पता तो मैं आपको वो समझाता हूँ। तो क्या होता है, अगर आपको जैसे कोई फ्यूचर बाय करना है, फ्यूचर में क्या होता है कि आपको फॉर एग्जांपल कि आपको कोई गोल्ड बाय करना है आपको, या फ्यूचर से अच्छा मैं आपको गोल्ड के ऑप्शंस का एग्जांपल देता हूँ। तो गोल्ड के अगर आपको ऑप्शन बाय करना है, मैं यहाँ पे ऑप्शन वर्ड लिख देता हूँ,
ऑप्शन के अंदर क्या होता है, जनरली बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता, गोल्ड का प्राइस अभी हम अज्यूम कर लेते हैं कि है 50,000 पर, मैं 50K लिख रहा हूँ बस क्योंकि मेरे पास यहाँ पे पेन नहीं थोड़ा कम ठीक से चल रहा है। तो 50K आपका अब अज्यूम कर लेते हैं अभी के लिए प्राइस है। आपको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल गई या आपको अपने ऊपर बिलीफ है कि गोल्ड का प्राइस एक महीने के अंदर 52,000 पर पहुंचने वाला है। अब क्या है कि आपको पता है कि ये होने वाला है, बट आपके पास 50,000 रुपीज़ है नहीं। बट आप कोई भी रैशनल पर्सन किसी भी ऐसे पॉइंट को इग्नोर नहीं करेगा जहाँ पे उसको लगता है कि वो पैसा बना सकता है। तो उसी के लिए एक चीज़ बनी है, दैट इज़ ऑप्शन। तो ऑप्शन में क्या होता है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, मतलब एक स्टॉक एक्सचेंज के साथ कहना चाहिए एक्चुअली में, बट एक पर्सन के साथ कह सकते हैं अभी के लिए। तो एक पर्सन के साथ वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा होता है कि एक महीने बाद मैं आपसे 50,000 के प्राइस पर बाय कर सकता हूँ, इसका मेरे पास ऑप्शन है। इसका मेरे पास ऑप्शन है, इसका मीनिंग क्या है, मैं मना भी कर सकता हूँ। मैं आपको एक छोटा सा प्रीमियम दूंगा, फॉर एग्जांपल 10% प्रीमियम दूंगा इस 50,000 पर। लेट से 5,000 का मैंने आपको प्रीमियम दिया, तो अब क्या होगा, और ये इतनी बड़ी फिगर नहीं होती है, मैं 10% बहुत ही ज़्यादा फिगर ले रहा हूँ यहाँ पर। तो 10% जो ये फिगर होती है, मतलब सॉरी जो भी ये मार्जिन की फिगर होती है, ये उस पर्सन को देनी पड़ती है, इसको प्रीमियम बोलते हैं। तो ये जो फिगर होती है देनी ही पड़ेगी। अगर 52,000 पे आप खरीदना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी, तो आपको ये देना ही पड़ता है। तो अब होता क्या है कि इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। अगर फॉर एग्जांपल 50,000 से 48,000 पर चला गया प्राइस, तो फिर आप इसको बाय नहीं करेंगे, आप सीधा सीधा मार्जिन देके या अपना ये देके उतना ही लॉस सह के आ सकते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से ऑप्शंस वर्क करते हैं कि आपके पास ऑप्शन है, अगर आप खरीदना चाहें फ्यूचर में, प्राइस बढ़ता है या प्राइस आपके फेवर में जाता है तो आप खरीद सकते हैं। इसी तरीके से सेलिंग का ऑप्शन भी वर्क करेगा। तो आप उसको एक मिनट अभी रुक के सोच भी सकते हैं कि कैसे सेलिंग का ऑप्शन वर्क करेगा। तो बेसिकली इस तरीके से पूरा काम करता है। अब यहाँ पर लेवरेज ट्रेडिंग एक और स्टेप नीचे जाती है, एक और स्टेप इसके अंदर और कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। जैसे अगर आपको यहाँ पर 5,000 पे करने थे मार्जिन के लिए, मतलब प्रीमियम के लिए, तो ये आपका मार्जिन नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब आपको 5,000 के ऊपर लेवरेज ट्रेडिंग करनी है। यानी कि आपको 5,000 वर्थ ऑफ क्रेडिट लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 500 रुपये पे कर दे, 500 रुपये पे कर सकते हैं और 10x का लेवरेज लगा सकते हैं। 10x का लेवरेज मतलब कि आपने 500 रुपये पे किया, जो जिसके थ्रू आपने लेवरेज लगाया। जो भी बहुत सारी कंपनीज हैं, बिनोमो है, मतलब जिनके एड्स आते रहते हैं जनरली आपके गेम्स वगैरह के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर भी, तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो ये लेवरेज ट्रेडिंग इनेबल कराती हैं। और मतलब बहुत ही सारे अच्छे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो ये कराते हैं। तो बेसिकली जो भी है, आप जिसके थ्रू भी लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये जो 500 की आपने वैल्यू डाली, मतलब आपके अकाउंट से सिर्फ 500 रुपये कटे हैं अभी के लिए, और वो आप 10x लेवरेज ट्रेडिंग पे कर रहे हैं, तो वो 5,000 की वैल्यू पे आपको जाएगा और आप ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये लेवरेज ट्रेडिंग होती है और यहाँ पर आपने 500 का मार्जिन दिया है। अब ये मार्जिन है, इससे रिलेटेड आपके रूल्स आ चुके हैं। और अगर आपको लग रहा हो कि ऐसा ट्रेडिंग कोई नहीं करता होगा, फ्यूचर में तो पैसे देने ही पड़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरे आपका मतलब ट्रेडिंग सिस्टम, मतलब फैन है एक तरीके से लेवरेज ट्रेडिंग का। अगर आप लेवरेज ट्रेडिंग यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो आपको हज़ारों ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। तो मतलब डिमांड इसकी काफ़ी अच्छी खासी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको पूरा वापस से समझाता हूँ, मतलब जो इस आर्टिकल के अंदर है। द कॉस्ट ऑफ फंडिंग फॉर ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स इज सेट टू शूट अप विद द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया टाइटर मार्जिन रूल्स सेट टू किक इन फ्रॉम मे। तो ये मैंने आपको बता दिया, मई से ही इंप्लीमेंट होने वाले हैं और मंडे से ही होने वाले हैं। यहाँ पर आपको देख सकते हैं, ट्रेडर्स मस्ट ब्रिंग इन एटलीस्ट 50% ऑफ देयर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो ये आपका पॉइंट आता है जो मेन आपका पेन पॉइंट रहेगा कम से कम कुछ टाइम तक ट्रेडर्स के लिए। तो अगर आपको 5,000 का क्रेडिट लेना है, जो मैंने आपको बताया कि आप 10x ट्रेडिंग से 500 से भी ले सकते थे, तो अब यहाँ पर आपको 50% कम से कम इसका लाना ही पड़ेगा। ये नया रूल है। तो यानी कि आप 2x की ट्रेडिंग मैक्सिमम ले सकते हैं, ये बेसिकली बोला गया है। और अब 2500 आपको इस एग्जाम्पल के अंदर देने ही पड़ेंगे, जिससे आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये बेसिकली ये है। और अगर आप देखें यहाँ पर एक और ब्रोकर के लेवल पर बात लिखी है कि ब्रोकर्स कैन नॉट यूज द कैश ऑफ वन क्लाइंट फॉर अनदर्स मार्जिन रिक्वायरमेंट टू फुलफिल देयर मार्जिन रिक्वायरमेंट विद द बोर्सेस। तो बोर्सेस का मीनिंग होता है आपका स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज के साथ अगर वो खरीदना चाहते हैं ब्रोकर्स अपने क्लाइंट्स के लिए ये जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हैं, तो वो किसी दूसरे क्लाइंट का पैसा दूसरे क्लाइंट के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। और ये तो मतलब काफ़ी एक डम बात भी है कि क्यों ही करेंगे यूज़, बट हो सकता है कि एक सेम ही क्लाइंट हो, वो 2-3 कंपनीज के थ्रू आया हो, तो वो अपनी कंपनी के बीच में पैसा ट्रांसफ़र कराना चाहता हो, तो वो सब चीज़ें नहीं हो सकती हैं। ये यहाँ पर इंश्योर करा गया है। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। लेवरेज ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल रहता है, या तो आप एक बार वापस से इस वीडियो को देख सकते हैं, फिर आप यूट्यूब पे लेवरेज ट्रेडिंग को सर्च कर सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ अच्छा यहाँ पे मिल जाएगा।
मैनी डोमेस्टिक एमएफ्स लाइकली टू पुट इन 152,000 करोड़ ईच। बहुत ही छोटी न्यूज़ है, फटाफट कवर करूंगा। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की बात की गई है, जैसे कि आपको देख सकते हैं आदित्य बिरला फंड है, एसबीआई फंड है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल फंड है, एचडीएफसी कोटक फंड, ये सब है। तो इनकी बात की गई है, ये आपके एलआईसी के आईपीओ के अंदर ऑलमोस्ट इन्होंने कमिटमेंट कर दिया ऑलरेडी कि 150 से लेकर 1000 करोड़ रुपीज़ तक ये इन्वेस्ट कर रहे होंगे पर म्यूचुअल फंड, मतलब सबका मिलाकर नहीं है, ये पर म्यूचुअल फंड की बात की है। जैसे जैसे अभी ट्रेडिंग होती है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि ये जो आपके म्यूचुअल फंड वगैरह हैं वो तीसरे दिन पे किक इन करते हैं, मतलब जैसे अगर आपका 3 दिन का आईपीओ है तो लास्ट डे पे वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने एक रेंज में अपनी बिडिंग बताई है कि वो 150 से लेकर 1000 करोड़, जो काफ़ी एक बड़ी रेंज हो जाती है। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट न्यूज़ देख सकते हैं, ब्रोकरेजेस फिनटेक कंपनीज गो ऑल आउट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पर अगेन एलआईसी आईपीओ की बात कर रहे हैं कि आपका जो ब्रोकरेजेस हैं, जैसे आपका मतलब जो छोटी जो आपकी डिस्काउंट ब्रोकरेजेस जैसे आपकी पेटीएम मनी, जीरोधा वगैरह, तो ये सब की बात कर रहे हैं। और फिनटेक कंपनीज जो बड़ी बड़ी हैं उन सबको इंक्लूड करके बात कर रहे हैं कि वो सभी एलआईसी के आईपीओ के थ्रू पिच कर रहे हैं उनके अपने प्लेटफॉर्म को। तो जैसे अगर आप आज के न्यूज़पेपर का पहला ऐड ही मैं आपको वापस से दिखाता हूँ, अगर आप रिकॉल कर पाए वैसे, तो आप देख सकते हैं कि गेट फ्री ट्रेड डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, ये पेटीएम की न्यूज़ है। और नेक्स्ट न्यूज लाइन आप पढ़ सकते हैं, अप्लाई फॉर एलआईसी आईपीओ। तो एलआईसी आईपीओ की मतलब इतनी ज़्यादा ब्रांड वैल्यू है, एलआईसी की एज अ होल इतनी ब्रांड वैल्यू है कि उसके थ्रू आपका मार्केट पिच हो रहा है। और मतलब कंपनीज जो बड़ी बड़ी पेटीएम जैसी कंपनीज भी इसके थ्रू अर्न करना चाह रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसी के लिए लिखा है यहाँ पर गो ऑल आउट। मतलब ऑल आउट क्या होता है एक्चुअली में, एक पोकर में एक टर्म होती है जिसके अंदर आप ऑलमोस्ट अपनी पूरी मनी इसके ऊपर लगा देते हैं और पूरा आप रिस्क ले लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली यही हुआ है कि बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर लोग जो ब्रोकरेजेस वगैरह हैं वो कर रही हैं, जिसकी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो वो कर रहे हैं और ताकि वो अट्रैक्ट कर सके इन्वेस्टर्स को। ऑल ब्रोकर्स आर लाइकली टू अलाउ एचएनआईज टू बिड अप टू 5 लाख रुपीज़ फ्रॉम दिस वीक। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, मैंने आपको बताया था एचएनआईज का कोटा होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का, जिसके अंदर अगर आपके पास 2 लाख प्लस सरप्लस होता है, इन्वेस्टेबल सरप्लस, तो आप इस कोटा के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 लाख तक की बिडिंग इसके अंदर आप लगा सकते हैं, ब्रोकर्स अलाउ कर रहे हैं आज की डेट में। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। अब आपको लग रहा होगा कि अगर कोई 2 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता है तो बहुत सारे लोग एचएनआई कोटा के अंदर ऐसे भी होंगे जो 5 लाख से ज़्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं आराम से। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जनरली क्या होता है, लोग एचएनआई कोटा का बेनिफिट लेने के लिए 2 लाख पे ही अपने आप को एचएनआई की तरह रजिस्टर करा लेते हैं, जैसे उनके पास 2 लाख का इन्वेस्टेबल सरप्लस होता है। तो 2 लाख वाले 2 लाख से लेकर मतलब 5 लाख तक या 2-3 लाख तक बहुत सारे पर्सन होते हैं और उसके ऊपर कम होते चले जाते हैं। तो बेसिकली इतना यहाँ पर गैप रहता है, उसके बावजूद भी ये 5 लाख से ऊपर अलाउ कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करना। रूरल फिनटेक फर्म स्पाइस मनी, ये काफ़ी अंडररेटेड सी न्यूज़ है और मतलब इसके ऊपर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बट ये काफ़ी आपको हो सकता है फ्यूचर के अंदर देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर रिलायंस इसके अंदर एक तरीके से थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व है। इसके अंदर रूरल फिनटेक फर्म आपकी स्पाइस मनी, ये इन्होंने पार्टनर किया है रेलिगेयर ब्रोकिंग के साथ, ताकि ये एलआईसी आईपीओ का एप्लीकेशन का सर्विस प्रोवाइड कर सकें। तो ये बेसिकली ये छोटी सी बात है यहाँ पर। और इसके अंदर यही था कि इनएक्टिव क्लाइंट्स जो हैं अपने इन ऐप्स के, उनको वो एक्टिव करना चाह रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। ऑन डी स्ट्रीट ऑड्स फेवर सेल इन में, तो यहाँ पर बहुत ही मतलब मुझे तो इररिलेवेंट सी न्यूज़ लगी, बट मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर निफ्टी की बात की है, निफ्टी के अंदर मे में कैसा परफॉर्म करेगा इसकी एक्सपेक्टेशन लगाई गई है, जिसमें के अंदर कोई भी बुरी बात नहीं है अभी तक जो मैंने पहले बोला था। बट यहाँ पर किस बेसिस पे किया है, निफ्टी को जितना उनका मेज में परफॉर्मेंस रहा है, मेज मतलब 2012 से लेकर 2021 तक जो हर मई के अंदर परफॉर्मेंस रहा है, वो इन्होंने कंपेयर करके एक एक्सपेक्टेड एवरेज वैल्यू दी है, जो कि मेरे पर्सनल ओपिनियन के अंदर कोई भी लॉजिक नहीं रखता है, क्योंकि मतलब आप देख सकते हैं चार्ट कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। तो ये आप कोई भी इससे स्टैंड पॉइंट नहीं ले सकते, बट यहाँ पर फिर भी इन्होंने एवरेज निकाला है 1.83% रिटर्न्स का, जो कि आप चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा एक काफ़ी बड़ा फैक्टर रहेगा यूएस फेडरल रिजर्व रेट हाइक्स। तो हमने देखा अप्रैल के अंदर यूएस के अंदर ये जो रेपो रेट है और ये सब बढ़े थे, तो उसके बाद आपका मार्केट नेगेटिव परफॉर्म कर रहा था और अब वापस से बढ़ने वाले हैं मई के अंदर। मतलब क्या है कि एक्चुअली में 4 मंथ्स तक लगातार हर मंथ में बढ़ने वाले हैं, या फिर हो सकता है कुछ गैप भी आ जाए, बट मई के अंदर फॉर श्योर बढ़ने वाले हैं। तो उसकी वजह से आपका ये यहाँ पर है। और ये क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है और ये चीज़ें हैं। हमने शायद थोड़े दिनों पहले इसके ऊपर आर्टिकल भी कवर भी किया था जो यूएस की इन्फ्लेशन को हाईलाइट करा था। अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। ऑलमोस्ट लास्ट पेज रहेगा ये, मैं वापस एक बार चेक कर लूँगा बीच में, बट एक बार कवर करते हैं इसको। पावर मिनिस्ट्री टू मीट स्टेट्स लेंडर्स टुडे ऑन रिवाइविंग स्ट्रेस्ड प्लान्स। तो यहाँ पर होता क्या है, जो आपकी स्टेट बेस्ड पावर कंपनीज होती हैं, जो आपकी पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी,
जो इलेक्ट्रिसिटी बनाती हैं कंपनीज, उसकी यहाँ पर बात की गई है पूरी इसके अंदर। अब यहाँ पर होता क्या है कि वो काफ़ी ज़्यादा जो जनरली स्टेट कंपनीज है, पावर कंपनीज हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर चल रही हैं, उनके लोन्स बहुत ज़्यादा हैं और उनकी मतलब जो कोल की आपकी अभी थोड़े दिनों पहले शॉर्टेज हुई थी, उससे आपका रेट हाइक हो गया कोल का, तो वो सब इनपुट कॉस्ट भी उनकी बढ़ रही हैं। तो मतलब फाइनेंशियल कंडीशन अगर आप देखें पावर कंपनीज की, तो वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुकी है। और अगर आप देखें तो अभी समर का टाइम है, समर के टाइम में आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड होता है वो बढ़ जाता है मल्टीपल रीजंस की वजह से, जो आप सब अवेयर हैं उन रीजंस की वजह से, मतलब जो भी रीजंस होते हैं। तो उसके अंदर मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ कि यहाँ पर मतलब मीटिंग में क्या उन्होंने कम अप हुआ, ये मतलब उन्होंने एनालिसिस करके ही निकाला होगा मोस्ट प्रोबेबली कि 14% राइज हो रहा है पावर रिक्वायरमेंट के अंदर। तो ये काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। अगर आपको 14% जस्ट फिगर लग रही है, तो मतलब एक काफ़ी बड़ी बात है इसके पीछे कि 14% राइज तो हो रहा है पावर रिक्वायरमेंट के अंदर, डिमांड्स के अंदर, बट कोई भी सब्सिक्वेंट राइज आपकी कैपेसिटी के अंदर नहीं हो पा रहा है। और जो थोड़ा बहुत है वो कोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से वो बैलेंस आउट हो जाता है, क्योंकि कम प्रोडक्शन हो पा रही है, कम फंड है लोगों के पास। तो ये जो फंड प्रोवाइड करना है स्टेट पावर कंपनीज को, ये पावर मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और क्या है कि यहाँ पर कुछ पावर कंपनीज ने प्राइवेट बैंक से भी लोन ले रखा है। तो ये सब ये पार्टीज जो है मीटिंग करने वाले हैं आज, और यहाँ पर इसके ऊपर RK सिंह जो पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं, ये भी आने वाले हैं आज, और ये रिवाइव करने वाले हैं टोटल। अगर हम स्टेट की पावर, क्या होता है कि अगर कोई पावर प्लांट होता है तो सबसे बड़ा उसका मेट्रिक होता है कि कितनी वो पावर मैक्सिमम कैपेसिटी पे प्रोड्यूस कर सकता है। ऐसी सभी स्टेट्स की अगर हम मिला दें, तो यहाँ पर इन्होंने एक फिगर दिया है 7150 मेगावाट स्टेज्ड और अंडर लिक्विडेशन कोल वेस्ट प्रोजेक्ट्स। अब ये सभी की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो भी आपके स्टेज्ड और ये सब हैं इनकी बात कर रहे हैं। और डिमांड में ग्रोथ इनके ये गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी एंड तमिलनाडु, इनके अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड की ग्रोथ रही है। ये भी यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर होने वाले हैं। तो इनके अलावा क्या, इनके अलावा SR पावर, टाटा पावर, रिलायंस पावर, रतन इंडिया एंड कोस्टल एनर्जी, तो ये सब हैं, ये सब आपकी कंपनीज हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। NTPC जो लास्ट में मैंने नहीं पढ़ा, ये आपकी कोल ही सेल करता है, ये कोल सेल करता है, तो ये तो मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये बेसिकली कंपनीज है जो प्रेजेंट रहने वाली हैं। अब इसके अलावा बिसाइड्स ऑफिशियल्स ऑफ तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, हरियाणा एंड सॉरी पंजाब, यहाँ पर पंजाब शायद 2 बार लिखा हुआ है, तो ये चीज़ है, बट जो भी है, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब, इन 4 स्टेट्स के आपके ऑफिशियल्स प्रेजेंट होने वाले हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉर्प, REC लिमिटेड, एक्सिस बैंक, SBI कैप्स एंड पंजाब एंड नेशनल बैंक, तो ये सब भी आपके ऑफिशियल्स यहाँ के होने वाले हैं। यहाँ पर अगेन यहाँ पर पंजाब एंड फालतू में लिखा हुआ है, पंजाब फालतू में, खैर उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये काफ़ी कंसर्न की बात हो जाती है, क्योंकि एक ही वे आउट होता है इस डिमांड को मीट करने का, अगर प्रोडक्शन बढ़ नहीं पा रहा है, कि हम पावर कट्स कर दें। और पावर कट्स करते ही पूरी इकोनॉमी के अंदर एक डिससेंटिमेंट सा फैलता है। और पावर कट जब भी जनरली होता है, तो आप देखेंगे अगर आप ट्रैक करते हैं स्टॉक मार्केट को, तो स्टॉक मार्केट भी नेगेटिव जाता है, मतलब अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रैक करते हैं उसको। तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रेलेवेंट होती हैं। आगे चलते हैं सेवियर हीट वेव रोस्ट क्रॉप यील्ड। तो बेसिकली क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा गर्मी जो पड़ी है उसकी वजह से आपका क्रॉप ख़राब हो चुका है, ये इस न्यूज़ के अंदर बताया गया है। ये ऐसा कोई मतलब बहुत साइंटिफिकली रिलेटेड है, बट ऑब्वियसली हमारे लिए ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। एक अगर आप किसी एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन करें, तो एक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है, वो मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा। अब यहाँ पर लिखा है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ये रिपोर्ट है। ये ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपकी वेदर फोरकास्ट करता है, ये सब चीज़ें प्रेडिक्ट करता है। और अब इन्होंने ये अब कैलकुलेट किया है कि 35.5 डिग्री सेल्सियस आपका एवरेज टेम्परेचर चल रहा है इस टाइम पे अप्रैल के अंदर, मतलब अप्रैल के अंदर चल रहा था पूरे मंथ के अंदर पूरी कंट्री के अंदर, जो कि 4th हाईएस्ट है 122 ईयर्स के अंदर, जो कि काफ़ी बड़ी बात। अब यहाँ पर जो डेटा है वही ज़रूरी हो जाता है। इंडियन प्रोड्यूसेस 4 मिलियन टन्स ऑफ तूर पल्सेस, 2 मिलियन टन्स ऑफ उड़द एंड 2.2 मिलियन टन्स ऑफ मूंग बीन्स। तो ये काफ़ी रेलेवेंट डेटा, अगर आपको यूज़ करना है तो आप कभी भी कर सकते हैं, और आप इसके अंदर IMD डिपार्टमेंट को भी कोट कर सकते हैं। बस इसके अंदर बाकी कोई न्यूज़ नहीं है, ये सब लिखा हुआ है कि हार्वेस्टिंग के आसपास ये चीज़ें हुई है। बट अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो पर्सनली मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा ये है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमें मतलब अभी तक ये सुनने में आ जाता, और वैसे जर्नल लाइफ के अंदर और न्यूज़ वगैरह के अंदर इनकी बहुत सारी रिपोर्ट्स आ जाती, बट ऐसा सब नहीं हुआ है। अगर आता है फ्यूचर के अंदर तो ऑब्वियसली बात है सही हो सकता है, बट अभी के लिए कम से कम मैं यहाँ पर नहीं मानता हूँ। सो दैट इज़ इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम जल्दी थोड़े और आर्टिकल्स कवर करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। और ये जो मैंने थोड़ा सा आज फास्ट बोला है, और मैंने आपको जो मेजर पॉइंट्स हैं सबके वही पूरे एक्सप्लेन किए हैं, पूरा मैंने आपको डेटा बहुत ज़्यादा क्रंच करके नहीं बताया है। ये सब चीज़ें हैं, अगर आपको ठीक लगती है वीडियो का फॉर्मेट तो आप बता सकते हैं कि मेरे लिए सस्टेनेबल है। अगर मैं बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियोस वगैरह बनाता हूँ तो मेरे लिए सस्टेनेबल नहीं हो पाता है, मुझे फिर वापस छोड़नी पड़ती है, आप सभी को पता ही है। तो वो उसकी वजह से मैंने ये शिफ्ट लाने की कोशिश की है। बाकी दैट इज़ इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।